नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र बाई शिव कुमार सर में। और जैसा कि हमने अपने जो एनसीईआरटी की बुक्स की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रखी थी, और उस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम 10th क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार से रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, किस प्रकार से उनका विकास होता है, रिसोर्सेज को किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, वो सभी आज हम इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज किया गया है कि क्या आप उन सभी वस्तुओं के नाम या विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं जो कि आप दैनिक जीवन में या गांवों के अंदर या शहरों के अंदर अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या आप उनको पहचान सकते हैं? लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। कहते हैं कि उनकी एक सूची बनाइए, जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं, जो वस्तुएं आप यूज़ करते हैं, जो आइटम्स आप यूज़ करते हैं, उन आइटम के बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स है क्या? एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। भाई, हर वो वस्तु जो हमारे पर्यावरण में है हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, प्रोवाइडेड बशर्ते कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि तकनीकी रूप से वो एक्सेसिबल हो, ग्राह्य हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो यानी लोग उसको प्राप्त कर सकें, सांस्कृतिक रूप से लोगों के द्वारा इसको स्वीकार्य हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसी इन चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? रिसोर्स बोला जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो क्या है? देखिए, इसमें ये रिसोर्स का हमने वो बता रखा है ह्यूमन बींग्स। यानी ये ह्यूमन बींग्स है, ये किस प्रकार से रिसोर्स बनता है? ये फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं, फिर टेक्नोलॉजी है, इन सभी का इस्तेमाल करके, यानी कि ये टेक्नोलॉजी आपकी, ये टेक्नोलॉजी है ये, इसके बाद ये इंस्टीट्यूट है ये, और ये आपका जो हम टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके मानव जो है, ह्यूमन जो नेचर है, नेचर को एक इंस्टीट्यूट बनाता है, इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी को सेटअप करता है और उससे फिर उससे जो नेचुरल थिंग्स है उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार मोल्ड करता है। ये सभी इस प्रकार का जो है एक प्रोसेस चलता है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। कि हमारे जो पर्यावरण के अंदर जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, इनके निर्माण के अंदर, इनके परिवर्तन के अंदर कुछ चीज़ें जो शामिल होती हैं, इनके अंदर जो इंटरैक्टिव होता है, इनका जो एक दूसरे के बाद साथ जो सहसंबंध होता है, प्रकृति और मानव के बीच ये जो संबंध है, ये जो है इन चीज़ों को क्या बनाता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यानी मनुष्य की ज़रूरतें जो हैं वो प्राकृतिक वस्तुओं को जो उसको चेंज करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। मानव क्या करता है कि मानव प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो नई नई इंस्टीट्यूट्स बनाता है, और उन इंस्टीट्यूट्स के जरिए जो अपना आर्थिक विकास है उसको एक्सेलरेट करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है मानव। यानी मानव अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रकृति का दोहन करता रहता है टेक्नोलॉजी के उपयोग करके। यहीं पर देखिए, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज एज इज अज्यूम्ड बाई मैनी। भाई, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति की मानव को एक क्या है, उपहार है, फ्री उपहार है। दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो संसाधन है वो मानव की क्रियाओं का एक प्रतिफल है। मानव क्रियाएं करता है, जो मानव क्रिया करता है उसका प्रतिफल जो है उसी का क्या है, ये हमारा फल है रिसोर्स संसाधन। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज।
क्योंकि मानव है वो भी इन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, क्योंकि मानव ही है जो कि हमारे इस वायुमंडल के अंदर, हमारे जिस पर्यावरण के अंदर, हमारे पर्यावरण में जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस उपलब्ध को मानव ही संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है, क्योंकि मानव खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि सभी संसाधनों में हम देखें तो मानव से बड़ा कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न संसाधनों को मोल्ड करता है, अपने अनुसार उनको ढाल लेता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। आगे क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ मेनी टाइप्स आर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो रिसोर्सेज को जो हम मुख्य तौर पर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यदि हम इनके ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक एंड अबायोटिक होते हैं। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर देखें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यदि मालिकाना हक के आधार पर देखा जाए कि भाई उनके स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यदि हम संसाधनों के विकास के आधार पर इनका अध्ययन करें तो संसाधन जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पोटेंशियल को बोलते हैं संभाव्य संसाधन। डेवलप्ड को बोलते हैं विकसित संसाधन, यानी जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक जो भंडार है वो, और रिजर्व्स जो संरक्षित हैं वो। तो इस प्रकार से हमने जो संसाधनों का है वो क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 प्रकार के होते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 होते हैं। उसी प्रकार से ऑनरशिप के आधार पर 4 प्रकार के हैं, और स्टेटस के आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से हमने संसाधनों के बारे में जाना कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं, आपको ये नज़र आ रही होंगे यहाँ पर रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन के जरिए हम देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल। यानी अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं भाई? रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा से पुनः वैसी अपनी अवस्था में आ सकें, वैसे दोबारा से, यानी रिन्यूएबल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे कि फ्लो ऑफ विंड, वाटर, पानी हो गया या वायु का बहना हो गया, यानी पवन और जल है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। किसके अंदर है? ये नेचुरल के अंदर है। उसी प्रकार से नेचुरल के अंदर हम देखें रिन्यूएबल के अंदर जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल के अंदर क्या है कि जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है। हमने आज मान लीजिए 10 पेड़ों को काटा है, वहाँ पर यदि हम 20 पेड़ लगा देते हैं तो रेशियो के आधार पर यदि देखा जाए उनमें से या मान लीजिए 50% खराब भी हो जाते हैं, तो 50% के आधार पर, यानी हमने 10 पेड़ काटे थे और 20 पेड़ हमने लगा दिए, 20 ट्रीज़ वहाँ पर वो जो है दोबारा से प्लांट कर दिए, वहाँ पर लगा दिए हमने। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो 20 ट्रीज़ हमने वहाँ पर दोबारा से प्लांट किए हैं, उनका अगर जो 50% भी बचता है तो भी 10 ट्रीज़ हैं वो हमारे लग सकते हैं। इसी प्रकार से अब वाइल्ड लाइफ है। ये देखिए जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, हर जीव अपने जैसे संतानें पैदा करता है। हम सभी जानते हैं कि हर जीव है वो एक अपने जैसे संतानें पैदा करता है। इस प्रकार से जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं वो अपने अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रकार की अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये देखा जाए तो ये भी एक रिन्यूएबल है, बायोलॉजिकल जो अपना रिसोर्स है इसके अंतर्गत आता है। इसमें देखिए नेचुरल के अंदर फिर है नॉन रिन्यूएबल के अंदर, यानी एक नॉन रिन्यूएबल जो हैं वो होते हैं, एक तो रिसाइक्लेबल, यानी जिनका पुनः रिसाइकलिंग हो सके। अब जैसे कि हम देखते हैं इसमें आपका मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स का जैसे आपने पिक पैकर्स को देखा होगा, जो कबाड़ चुगने वाले लोग उनको देखा होगा, पॉलीथीन्स उठाते हैं, प्लास्टिक्स उठाते हैं, कांच उठाते हैं, कांच की बोतलें ले जाते हैं। तो इट मीन से ये चीज़ें हैं ये रिसाइकल हो सकती हैं, इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। और दूसरी होती है नॉन रिसाइक्लेबल, यानी ऐसी चीज़ें जो इनका पुनः चक्रण नहीं हो सके। जैसे इसके अंदर आपने देखा कि जो पेट्रोलियम है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो सारा इसके अंदर आता है। पेट्रोलियम हो गया, कोयल हो गया, CNG हो गया, ये एक बार जलने के बाद पुनः उसमें नहीं आ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अपने ह्यूमन वाले उसमें देखिए, यानी मानव संसाधन है वो कैसे, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। मानव जो है विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है, संस्थाएं बनाता है। उसी में
जो मानव की क्वांटिटी एंड क्वालिटी है। भाई मानव कितना स्किल्ड है, कितना जो उसमें क्वालिटी है, इस आधार पर भी ये मानव एक संसाधन के रूप में विकसित होता है। यानी जो मानव जितना अधिक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वैल्यू जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। एक तरफ आप देखते हैं कि एक तरफ जो रिक्शा पुलर है आप उसको ले लीजिए, एक जो जिस व्यक्ति ने अच्छे से एजुकेशन ली है, जिसने कंप्यूटर कोर्स किया है, वो कंप्यूटर के कोर्स करके किसी न किसी की फैक्ट्री में सेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जिसने कंप्यूटर किया कंपनी में सेट हो गया तो उसकी जो है पर डे इनकम ज़्यादा हो जाएगी एक रिक्शा पुलर की अपेक्षा। रिक्शा पुलर को जो है आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन जो है डेली वेजेस पर काम, यानी वो जाएगा तो उसको काम मिलेगा, नहीं जाएगा तो। लेकिन एक जो कंपनी में काम करने वाला बंदा है, कंपनी में काम करने वाला बंदा उस आधार पर उसको जो है एक वीक ऑफ मिलता है और उसकी जो इनकम है वो रेगुलर हो जाती है। उसको जो है कुछ पेड हॉलीडेज मिलते हैं, उसको सिक लीव वगैरह मिलती है, कैजुअल लीव मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को एक रिसोर्स के रूप में जितना डेवलप करता है उसका उतना ही विकास होता चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने ऊपर किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर हमने दो प्रकार के बायोटिक किया था। बायोटिक कौन से होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके जीवमंडल में पाए जाते हैं एंड हैव लाइफ, और इनमें जीवन पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया, फिशरीज हो गई, लाइव स्टॉक हो गई यानी अपना पशुधन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सभी किस में आते हैं? ये बायोटिक के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी एबायोटिक वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, यानी सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एबायोटिक के अंतर्गत काउंट की जाती हैं, इसीलिए इनको एबायोटिक बोला जाता है। जैसे कि हम इसमें रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था रॉक किस में आया था, यहाँ पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो रॉक आया था आपका नॉन रिन्यूएबल के अंदर। नॉन रिन्यूएबल के अंदर यानी ये पुनः चक्रित नहीं है, यानी ये पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकते, लेकिन इनका ये पुनः चक्रीय हैं, इनको रिसाइक्लेबल है, ये रिसाइक्लेबल है, रिन्यूएबल नहीं है। रिसाइक्लेबल और रिन्यूएबल में डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। रिन्यूएबल यानी कि अभी हमने देखा था जो अपने जो ये देखिए यहाँ पर हमने ये आपका जो टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल वाला, इसमें नॉन रिसाइक्लेबल, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल के अंतर्गत आते हैं आपके रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसेबल रिसोर्सेज। यानी वो संसाधन जिनको हम तकनीकी रूप से यानी कि उनका भौतिक रूप, रासायनिक रूप या मैकेनिकल प्रोसेस प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा से उनको प्राप्त कर सकते हैं, उसी रूप में ला सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सोलर हो गया एंड विंड हो गया, विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ, ये सभी के सभी क्या आपके रिन्यूएबल हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, यानी जैसा कि फिगर 1.2 हमने ऊपर देखा था उसमें इनको कॉन्टिन्यूअस या फ्लो यानी कि ये निरंतर बने रहते हैं। उसी प्रकार से नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसाइक्लेबल हो सकते हैं, रिसाइक्लेबल हो सकते हैं, रिन्यूएबल नहीं हो सकते। दीज ओक्योर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी एक जो भूलॉजिकल टाइम होता है उसके एक लंबे अंतराल में ये पैदा होते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। ऐसे एग्जांपल जो हैं, ऐसे जो संसाधनों के एग्जांपल हैं, रिसोर्सेज के जो एग्जांपल हैं वो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और सम ऑफ दिस रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, जो इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे कि धातु हैं वो रिसाइक्लेबल हैं, उनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः चक्रण किया जा सकता है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। और कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोयल हो गया, CNG हो गया, ये एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अभी तक हमें जाना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम देख रहे हैं ओनरशिप के आधार पर, यानी ओनरशिप के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर आल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों के अधिकार में होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई बहुत से किसानों की अपनी खुद की ज़मीन होती है जो कि सरकार के द्वारा उनको अलॉट की जाती है, जिसके बदले में वो उनको क्या देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। देखिए देहात में आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के खेत होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि भूमिहीन लोग होते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज। जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं वहाँ लोगों के खुद के प्लाट होते हैं, मकान होते हैं और अन्य प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह होती हैं। प्लांटेशन, पोस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाई इंडिविजुअल्स। यानी कुछ मालिकाना लोगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसके अंदर ये बागवानी हो गई, पोस्चर लैंड से ये जो चरागाह हो गए या तालाब हो गए या कुएँ हो गई, ये सभी व्यक्तिगत उसके अंदर आते हैं। कई बार जो है जो वेल्स हैं ये कम्युनिटी के भी माने जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड, यानी आपके द्वारा जो आपके खुद की जो संपत्ति है उसकी एक लिस्ट बनाइए। दूसरा देखिए कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, यानी पूरे समुदाय के लोगों के द्वारा। विलेज कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स, यानी विलेज कॉमन्स गाँव की जो सामूहिक भूमि होती है, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, बुरियल ग्राउंड्स हो गए, और विलेज के अंदर जो आपके पॉन्ड्स हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर द फैक्टो डिफैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। ये सभी जो है लोगों के द्वारा जो है इनको यूज किया जाता है, यानी सभी लोगों के लिए ओपन होते हैं। थर्ड आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज, यानी राष्ट्रीय संसाधन। टेक्नोलॉजिकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। यदि हम तकनीकी रूप से देखें तो चाहे इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी रिसोर्सेज हो, वो सभी के सभी जो हैं एक राष्ट्र के संसाधन माने जाते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यदि सरकार चाहे तो जो प्राइवेट भूमि है, यदि जनता का भलाई का काम होता है, जनता के भले की बात होती है, तो वो प्राइवेट भूमि को भी ओन कर सकती है, प्राइवेट भूमि को भी खरीद सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं या नदियां हैं, रेलवेज हैं, ये विभिन्न जो व्यक्तिगत खेत हैं उनके मध्य से गुजर रहे होते हैं। तो ये जनहित के लिए होते हैं, इसलिए सरकार जो उनको पे करती है, उनका जो कंपनसेट कर देती है, तो ऐसे में जो है लोग उसको मना नहीं कर सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। इसी प्रकार जो शहरी अधिकारी हैं, शहरी जो संस्थाएं हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ये इनको भी एम्पावर्ड किया गया है कि ये जो है जनता की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि को एक्वायर कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी लगभग 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है, डिस्टेंस होती है तट से एक जो अपना भूभाग होता है उससे समुद्र के बीच तक, समुद्र जल तक, यानी 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी जो है अपने तट से समुद्र के अंदर, ये राष्ट्र की संपत्ति होती है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज ए टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, यानी कि अपने किसी भी भूभाग से लेकर तट से लेकर के 22 किलोमीटर समुद्र तक का जो एरिया होता है वो उस राष्ट्र की संपत्ति के अधीन माना जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। भाई ऐसी बहुत सी जो वैश्विक संस्थाएं हैं जो कि इन संसाधनों को रेगुलेट करती हैं, नियंत्रित करती हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो क्षेत्र के अंतर्गत, यानी किसी भी भूभाग से 200 किलोमीटर दूर तक समुद्र के अंदर, वहाँ से जो है ये एरिया जो है ये इंटरनल रिसोर्स के तौर पर जाना जाता है और इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। बिलोंग टू ओपन ओशियन, ये खुले समुद्र के प्रभाव के अंदर आता है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द
कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनकी सहमति के बगैर कोई भी देश जिसके पास ये लगती हैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोडुल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत को ये अधिकार दिया गया है कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी जो 200 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस है उससे आगे भारत को जो है वहाँ से मैग्नीज निकालने का अधिकार दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर देखिए हमने 4 जाने थे। एक तो आपका पोटेंशियल का मतलब होता है संभाव्य। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, जो कि किसी निश्चित भूभाग में पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। हमारा राजस्थान का हिस्सा या गुजरात का हिस्सा जो है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में संभावनाएं हैं पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक इनका हम उचित प्रकार से विकास नहीं कर पाए हैं, यानी कि ये संभावित हैं। इन फ्यूचर हमें इनकी आवश्यकता पड़ी तो हम इनका जो है अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके इसका इस्तेमाल करेंगे। डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी जो विकसित हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि वो संसाधन जिनका हम सर्वे कर चुके हैं, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हम डिटरमाइन कर चुके हैं, निश्चित कर चुके हैं और उपयोग के लिए, ऐसे को बोला जाता है डेवलप्ड रिसोर्स। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। और किसी भी संसाधन की जो उपलब्धता है वो उसकी विकास जो है कुछ संसाधन का, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी लगी है और टेक्नोलॉजी लगने के बाद वहाँ से हमें कितना प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी हमारी वहाँ पर लग जाती है करोड़ों की और हमें वहाँ से निकाल पाते हैं लाखों का, तो वहाँ पर जब नुकसान की बात आती है तो वहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम जो है डेवलप नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है स्टॉक का मतलब होता है एक तरह से हमारे पास भंडारित है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। भाई हमारे पर्यावरण के अंदर ऐसे रिसोर्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। लेकिन मानव के पास इस प्रकार की तकनीक नहीं है कि वो अभी से इनका इस्तेमाल कर सके। सो दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। इनको हम भंडारित कह सकते हैं, ये स्टॉक कह सकते हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज, जैसे कि जल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को हम एक एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज़, कि हमारे पास ऐसी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल करें, किस प्रकार से इसको यूज़ करें, ये हमारे पास अभी नहीं है। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए इसको हम भंडारित कहते हैं। यानी जिस दिन हमारे पास इसको हाउ टू यूज़ जब हमारे पास ये आ जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिर आता है रिजर्व्स का मतलब वो जो हमारे पास संरक्षित है। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी ये स्टॉक का ही एक दूसरा पार्ट होता है। विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध तकनीक है और थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन अभी हमने उसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है, यानी फ्यूचर के लिए। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, यानी फ्यूचर के अंदर जब हमारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, भविष्य में हमारी जब ज़रूरतें होंगी तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो अभी इतने ज़्यादा नहीं है जितना हम कम यूज कर रहे हैं। अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, अभी तक हमारी जो इलेक्ट्रिक है वो चल रही है हमारी थर्मल इलेक्ट्रिक। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिट एक्सटेंट, अभी तक हम इसको सीमित जो है मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमें अगर जो इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसको हम जो है जैसे थर्मल पावर के स्थान पर भी इसका इस्तेमाल आगे इन फ्यूचर किया जा सकते हैं। दैट्स द वाटर
इन डैम्स, इसलिए जो तटबंधों के अंदर जो वाटर है, बांधों के अंदर जो पानी है, फॉरेस्ट हैं एट्सेट्रा इज़ द रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के अंदर भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनको अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हमने, इनका क्लासिफिकेशन किया। अगली वीडियो में जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।